Welcome to VLearn. This is session number 2 of PHP. इस सेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं. एक होती है php.ini और दूसरी होती है httpd.conf. तो we'll start with php.ini. So first of all you have to open your server. Now just after opening the server, log in with root user और स्विच कीजिए डायरेक्टरी etc के अंदर. etc के अंदर एक फ़ाइल होती है php.ini. This is one of the important file and it sets different type of configurations of PHP. Okay. Now just see how it is written. This one is called scope. So this is about PHP scope. एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के बारे में डिफ़ाइन करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स आपके कहाँ से रीड होंगे, लैंग्वेज का वर्जन कौन सा है, कुछ डिफ़ॉल्ट वेरिएबल अगर हमें सेट करना है तो वो हम यहाँ से सेट कर देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी ऑल कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू द PHP हैज़ बीन डिफाइंड. एवरी लाइन दैट इज़ स्टार्टिंग विद सेमीकोलन इज़ अ कमेंट. सो आपको यहाँ कमेंट के फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है. अगर बाय चांस सपोज़ आप जानना चाहते हैं कि कौन सी लाइन क्यों लिखी गई है तो वो कमेंट के फॉर्म में यहाँ लिखा गया होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ सपोज़ यू आर गिविंग सम यूज़र डिफाइंड नेम्स लाइक कोई INI फाइल आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं user.ini. सो फॉर दैट यू कैन गिव हियर यूज़र INI फाइल नेम user.ini. सो यूज़र की जो दी हुई फाइल्स हैं वो इसके अंदर लिखी हुई होंगी. ठीक है. आई एम नॉट गिविंग दिस नेम हियर. ना इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप लैंग्वेज ऑप्शन डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डिफ़ाइन दैट लैंग्वेज इंजन इज़ ऑन. देन शॉर्ट टैग हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. बट देयर इज़ एन ऑप्शन इन PHP दैट यू कैन यूज़ शॉर्ट टैग्स. शॉर्ट टैग्स आर समथिंग ऑफ दिस काइंड. ठीक है. ये और ये इसके बीच में जो कुछ होगा वो PHP का कोड होगा. इसके बाहर जो कुछ होगा वो आपका HTML ट्रीट किया जाएगा. तो शॉर्ट टैग अगर आप ऑफ रखते हैं दैट मीन्स कि इफ़ यू आर यूजिंग दीज शॉर्ट टैग्स इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज PHP टैग. इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये PHP टैग ट्रीट होगा. ठीक है. नॉर्मली हम इसको ऑफ रखते हैं अगर हमें XML साथ में यूज़ करना होता है. मीन्स यू कैन यूज़ XML एज वेल एज PHP इफ़ इट इज़ ऑफ. इफ़ इट इज़ ऑन you cannot use XML along with PHP. इसी तरीके से ASP टैग्स होते हैं ये वाले. redirection start, then percentage sign, then percentage sign and redirection. So इस तरीके का टैग अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनिशिएट कर देते हैं ASP टैग्स इक्वल टू ऑन. अगर ये कर दिया तो आप PHP के साथ ASP लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते. यानी कि अगर आप PHP के साथ चाहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, XML एंड ASP तीनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं. बट उसके लिए आपको शॉर्ट टैग और ASP टैग्स ऑफ रखने पड़ेंगे. वी हैव डन इट ऑफ. नाउ कम्स द प्रिसाइजन. प्रिसाइजन इज़ कि किसी नंबर को आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी एक्यूरेसी आप स्टोर करते हैं. दैट मीन्स कितने डिजिट्स तक नंबर को आप याद रखते हैं. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर द केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 14 होती है. आप इसे कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं. नाउ
ईयर को 2 डिजिट में लिखना चाहते हैं या 4 डिजिट में लिखना चाहते हैं, दैट यू कैन डिफाइन हियर। Y2K कंप्लायंस अगर इसे ऑफ कर देंगे तो इट विल बी नॉट कंप्लायंस विथ Y2K, अदरवाइज इट इज़ Y2K कंप्लायंस। इसी तरीके से आउटपुट बफरिंग, आप चाहते हैं कि आउटपुट को बफर करके रखा जाए, तो आउटपुट बफरिंग को डिफ़ाइन कर दीजिए। जैसे इसके अंदर 4096 बाइट्स डिफ़ाइन है, दैट इज़ 2KB डिफ़ाइंड है, 2KB का बफर इसमें स्टोर रहेगा। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते हैं, इसके पहले सेमीकोलन डाल दीजिए, नो बफर विल बी टेकन। क्वेश्चन उठता है बफरिंग से क्या होगा। बफरिंग से देखिए आपको कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपका पेज जल्दी खुलता है, बट नुकसान ये होता है कि अगर आपका पेज बहुत रेगुलरली अपडेट होता है तो उसमें अपडेशंस उतने जल्दी डिस्प्ले नहीं होती हैं। देन देयर इज़ zlib आउटपुट कंप्रेशन, इट इज़ अनदर टेक्निक फॉर कंप्रेसिंग द आउटपुट। तो आप अगर इसे ऑन रखते हैं तो आपका जो भी आउटपुट है वो zlib टेक्निक से कंप्रेस करके तब जाके कस्टमर को दिया जाएगा। जबकि अगर आप इसे ऑफ़ रखते हैं तो आपको यूज़र को जो आप पेजेस देंगे वो किसी भी तरीके की कंप्रेशन टेक्निक से कंप्रेस्ड नहीं होगा। नाउ इम्प्लिसिट फ्लश, इट्स बेसिकली आप चाहते हैं कि बार बार सिस्टम जो यूज़र इनपुट्स हैं उनको फ्लश करता चले। इसे अगर ऑन रखेंगे तो आपके सेशंस जैसे ही डिस्ट्रॉय होते हैं वो खुद ब खुद फ्लश आउट हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको सेशंस अलग से फ्लश करने पड़ेंगे। नाउ अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं सीरियलाइज कॉल बैक फंक्शन, तो आप उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं जो सीरियलाइजेशन के टाइम में अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएं, खुद से स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, प्रिसाइजन ऑफ सीरियलाइजेशन ऑल्सो यू कैन डिफाइन। नाउ PHP सेफ मोड में अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, नाउ व्हाट इज़ सेफ मोड फॉर PHP। सेफ मोड का मतलब होता है कि आप जो है डिबगिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो डिबगिंग प्रोसेस में आप चाहते हैं कि भाई एक समय में एक ही यूज़र चला के देखे और एरर्स हैं तो वो आपको इन्फॉर्म होती चलें, ऑन द स्क्रीन एरर आपको दिख जाए। तो सेफ मोड अगर आप ऑन कर देते हैं तो आप क्या कहते हैं कि इसमें एरर्स देख सकते हैं। ना सेफ मोड के अंदर अगर आप कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी इंक्लूड करना चाहते हैं, यू कैन इंक्लूड सम स्पेसिफिक डायरेक्टरी और यू कैन एग्जीक्यूट सम स्पेसिफिक फंक्शन ऑल्सो। इसके अलावा सेफ मोड अगर अलाउड है, सेफ मोड में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो PHP के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं आप उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PHP_ यूज़र नेम हमने डिफ़ाइन कर दिया यूज़र नेम के लिए, so that variable will carry the username of the current login. Now इसी तरीके से आप सेफ मोड के जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करके किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी पाथ के अंदर रख सकते हैं। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। PHP के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आपके सर्वर के ऊपर किसी तरीके की कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए चलाए जा सकते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि सर्वर एंड की फाइल्स को आपके यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिस्टम नाम का एक फंक्शन होता है, यू कैन यूज़ दिस फंक्शन टू एग्जीक्यूट एनी कमांड ऑन द सर्वर। इस फंक्शन का कोड को डेवलप करने वाला मिसयूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोड डेवलप करने वाले ने क्या किया कि कहीं पे सीधा जो यूज़र से आया हुआ इनपुट है उसको लेकर के एज ए कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस केस में सिस्टम फंक्शन के हेल्प से वो चाहे तो कोई भी कमांड आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो फंक्शंस हमको इस तरीके के लगते हैं कि ये हार्मफुल हैं उनको हम यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्पेसिफिक क्लासेस डिसेबल करना चाहते हैं कि ये वाली क्लासेस हैं ये डिसेबल्ड रहें,
यू कैन डिफाइन दैट दीज क्लासेस विल नॉट बी एक्सेसिबल। ठीक है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशंस डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल्ड स्पेस अंडरस्कोर एक्सटेंशन करके डिसेबल्ड एक्सटेंशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन के अंदर डिफाइंड जो भी फंक्शंस हैं वो सारे आपके क्लोज हो जाएंगे। नाउ एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम इज़ द मैक्सिमम टाइम जिस टाइम तक आपका पेज एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रहेगा। नॉर्मली इसको हम 30 सेकेंड्स देते हैं, दैट मीन्स हाफ मिनट। If suppose your website is using more than one kind of calculation, then you can increase this execution time. इस एग्जीक्यूशन टाइम को हम मैक्सिमम 5 मिनट रखते हैं वेबसाइट्स के केस में, बट आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आप इसे 1 आवर करना चाहें तो 3600 कर दीजिए, इट विल बी 1 आवर। नाउ मैक्सिमम इनपुट टाइम, इट इज़ द टाइम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इफ़ सपोज यू आर वेटिंग फॉर सम इनपुट, किसी पेज के अंदर हमने सबमिट कर दिया। अब इनपुट हमारे पास जब तक आता है उस ड्यूरेशन में जो अपलोडिंग का जो टाइम होता है, दैट टाइम वी कैन डिफाइन इन सेकेंड्स, एंड दिस टाइम इज़ डिफाइंड हियर फॉर 60 सेकेंड्स। आप इसे बढ़ा सकते हैं, ये सेकेंड्स में होता है। ठीक है, नाउ मेमोरी लिमिट। मेमोरी लिमिट इज़ योर अपलोड मेमोरी लिमिट, हाउ मच मेमोरी यू कैन अपलोड। जैसे कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो अपलोड लिमिट कितनी होगी, या आप कुछ सपोज़ इमेजेस अपलोड कर लेते हैं तो वो अपलोड के लिए मैक्सिमम इमेज साइज़ कितना होगा, दैट इज़ डिफाइंड हियर। नॉर्मली ये 2 MB होता है। ऑन दिस सिस्टम व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव इंक्रीज दिस साइज़ टू 128 MB। Now, if you want to check here error pages, you can define here that error handler page हमारा ये होगा। स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पे डिफरेंट एरर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे यूज़र जनरेटेड एरर्स हैं, या आपके सिस्टम जनरेटेड एरर हैं, कहीं कंपाइल टाइम एरर्स हैं। सो आप इनमें से किसी भी एरर को लॉग कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसे स्पेसिफिक पेज पे रिपोर्ट कर सकते हैं। Here what we have written is error reporting. We want all type of error reporting, but we want all the errors in /var/log folder. Okay, so display errors off. That means error will not be displayed on web browser. Whatever comes, error will not be displayed on web browser. तो यूज़र को कभी भी एरर नहीं दिखेगी। एरर किसे दिखेगी, जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है उसे दिखेगी। वो /log के अंदर जा कर के चेक कर सकता है, /var/log के अंदर इस एरर को देख सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप एरर्स जो आपकी होती हैं, अगर आप यूज़र को वो डिस्प्ले करना चाहते हो तो यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर दिस यू कैन पुट हियर ऑफ ऑन। ओके, I don't want to put this on now. लॉग एरर्स, इसको ऑन करने से क्या होगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन है /var/log/httpd/error_logs। इस फाइल के अंदर आपकी एरर्स जनरेट होती चली जाएंगी। जो भी एरर आप करेंगे उस एरर के बारे में एक रिपोर्ट मैसेज जनरेट हो जाएगा। और इस एरर का अगर आप लिमिट डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि कितनी बड़ी एरर्स होंगी, तो लिमिट जैसे मैक्सिमम लेंथ 1024 KB डाल दी गई है, तो इट विल बी मैक्सिमम अप टू 1024 KB। इसके अलावा अगर आपकी एक ही एरर बार बार रिपीट होती है, आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो इग्नोर रिपीटेड एरर को ऑन कर दीजिए। तो सिंगल एरर जब तक रिजॉल्व नहीं होती तब तक वो उस एरर को रिपीट नहीं किया जाएगा ना। अगर रिपीटेड सोर्स से बार बार एरर होती है, उसको आप ऑन कर देते हैं तो वो भी लॉग नहीं होगी। नाउ memory leak is the concept that your memory is defined somewhere and you want to use it somewhere else with some other variable name.
सो अगर मेमोरी लीक्स आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर रहे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑफ रखिए। ठीक है। नाउ error tracking. Error is tracked on the user side as well as in logs, as well as it is there in the page, in the place where the page is residing. जहाँ पे आपने पेज रखा है वहाँ भी आप एरर का एक कॉपी चाहते हैं तो आप ट्रैक एरर्स को ऑन कर दीजिए। इट विल ऑटोमेटिकली कैरी अ कॉपी ऑफ द एरर आउटसाइड द लॉग। नाउ एरर्स आप अगर केवल PHP की चाहते हैं तो यू कैन पुट HTML_errors इज इक्वल टू ऑफ। इससे PHP की तो एरर्स आएंगी बट HTML की एरर्स नहीं आएंगी। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो HTML में भी अगर आपने कोई गलतियां कर रखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज नहीं किया और बॉडी स्टार्ट कर दी, तो इस तरीके की एरर्स को भी ये डिस्प्ले करेगा। नाउ आप सिस्टम वेरिएबल्स को किस ऑर्डर में प्रोड्यूस करना चाहते हो, यू कैन डिफाइन दोज ऑर्डर्स हियर, and these are some orders that are predefined here. For example, default value is EGPCS. You can see this one. This one is the default value, and if suppose you don't want to put default value, you want to modify it by yourself, you can modify. For example, for our server, we have changed it to the settings of the production server, and here it is GPCS. Now we have request order like GP, and what actually it is request order आपका डिफाइन करता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरीके से एरे के अंदर ली जाएंगी। दैट मीन्स रिक्वेस्ट एरे के अंदर किस किस तरीके की एरर्स होंगी, वेदर इट इज़ ग्लोबल विल बी टेकन फर्स्ट और योर यूज़र एंटर्ड यानी पोस्ट एरर्स, पोस्ट मैसेजेस विल बी टेकन फर्स्ट। So here we are giving preference to global. Now register global, अगर आप यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो ग्लोबल वेरिएबल्स अपनी तरफ से रजिस्टर कर पाए तो सेलेक्ट इट एज यस ऑन, अदरवाइज जस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नाउ register long arrays. You can, if you want to register long arrays, then it is on, otherwise it is off. In the same way, अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को रीड करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन रखिए, अदरवाइज इसे ऑफ रखिए। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वेब एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, PHP को आप कंसोल पे भी चला सकते हैं। तो इफ़ यू एग्जीक्यूट PHP ऑन कंसोल एप्लीकेशन, it requires command line arguments. Now अगर आप पोस्ट का मैक्सिमम साइज डिफाइन करना चाहते हैं, here we have defined it as 250 MB. सो पोस्ट से जो मैसेज भेजे जाएंगे वो मैक्सिमम 250 MB के हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। Now if you are using magic codes, then you can on this particular thing, otherwise it will be treated as off. मैजिक कोड्स क्या होते हैं, आप अगर सपोज़ कहीं EXEC यूज़ कर रहे हैं या कहीं सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं बैकस्लैश सिंगल कोट की तरह काम करें, यानी इट विल ऑटोमेटिकली टेक द एस्केप सीक्वेंस। इससे बेनिफिट आपको क्या होता है कि हैकिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो आपकी साइट पे अप्लाई नहीं की जा सकती हैं। सो आप इसको ऑन कर सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ ऑफ then you have to take care that you are putting the proper function onto your website, जिससे कि ये साइट हैक ना की जा सके। ना
आप चाहते हैं कि किसी भी फाइल के शुरुआत में कुछ आ जाए या कुछ अंत में आ जाए, तो ऑटो प्रिपेंड एंड ऑटो अपेंड यूज़ कर सकते हैं। ऑटो प्रिपेंड में आप कंपनी का लोगो या कंपनी का नाम और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और ऑटो अपेंड के अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कंपनी का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन या कॉपीराइट। कोई मेल अगर आप सेंड करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट माइम टाइप क्या होगा, दैट यू कैन डिफाइन। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव टेकन text/html। नाउ if you want to define that whether the root user is using some document or not, और कोई खास यूज़र किसी खास डायरेक्टरी को इस्तेमाल कर रहा है, for all these things you can define here some variables like doc root and user dir, enable dl. Enable dl is basically using distribution list. Distribution list is used for sending mail to multiple people together using one particular email id. Now if you allow file uploads through http medium, then put it on, otherwise put it off. Maximum upload file size, again you can put here anything of your choice. For example, we have taken here as 200 MB. Now आप URL के थ्रू फाइल ओपन अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो जस्ट पुट इट अलाउ URL f open. If you don't want to allow this, just put here no off. अलाउ URL इंक्लूड, नॉर्मली इसको ऑफ रखना चाहिए क्योंकि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना हो सके, जस्ट पुट इट ऑफ। ओके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है? इट इज़ अ हैकिंग टेक्निक जिसमें कि आपकी साइट से सिमिलर कोई और दूसरी वेबसाइट बनाई जाती है और उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट लिखे जाते हैं जिससे कि आपकी साइट को पे इंक्लूड करा के वो आपकी साइट पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करा दें, यानी डेटाबेस आपके पास जो है उसकी कॉपी हम कहीं और जनरेट कर लें। दैट कैन बी डन यूजिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नाउ default socket timeout is 60. If you are using PHP sockets, then default timeout is 60 seconds, and you can increase this. Now another scope, date is started. डेट के अंदर हम नॉर्मली डिफ़ाइन करते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट किस कंट्री को बिलोंग करते हैं या आप कौन सी टाइम जोन को प्रेफर करेंगे, दैट यू कैन डिफ़ाइन. If you are not defining, then you have to define it at your code. For example, here you see default latitude is defined, default longitude is defined. अगर आप ये दो चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं तो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से आपका टाइम जोन डिफ़ाइन कर लेगा, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर इंडिया इट इज़ Asia/Kolkata. If you want to define some kind of filters like some specific kind of keywords are not allowed or some specific kind of summation is not allowed, then you can put here filters. इसके अलावा आपके पास जितने एक्सटेंशंस होते हैं हर एक्सटेंशन के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग स्कोप्स डिफ़ाइन होते हैं. और जैसे आप अगर सपोज़ SQLite यूज़ करना चाहते हैं तो SQLite से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर सेव कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ सपोज़ यू आर यूजिंग MySQL, then you can automatically put here MySQL default settings. Now there is mail function. Mail function is used to send emails. For that what you can use is SMTP, and SMTP configuration is used to basically configure your mail server. So आप अगर अपने मेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं
यहाँ से आप अपने मेल सर्वर का यहाँ पे आईपी एड्रेस या नाम दे दीजिए। इसके बाद मेल सर्वर का पोर्ट नंबर दे दीजिए। अगर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है तो वो डिफ़ाइन कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप सेंड मेल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो यू कैन पुट हियर सेंड मेल सर्वर एंड सेंड मेल कमांड। अदरवाइज़ अगर आप सपोज़ कोई और MTA यूज़ कर रहे हैं तो उस MTA के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा हर ईमेल के साथ अगर आप कोई हेडर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप क्या हेडर ऐड करना चाहते हैं। इफ़ सपोज़ यू वांट टू यूज़ SQL or ODBC, then you can set respective variables here. ODBC is allowed or not, and if it is allowed, then what server it is connecting, and whatever you want you can set. Now MySQL, one of the most important database that is connecting with PHP is MySQL, and here you can define that whether the connection is persistent or not. अगर आप इसे persistent connection ऑन कर देते हैं, आपने जब तक MySQL को रिलीज़ नहीं किया तब तक आप उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिंक्स अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, सपोज़ यू वांट दैट एज़ मैनी पॉसिबल, उतनी लिंक्स आप यूज़ कर लो जितनी भी पॉसिबल हो, तो यहाँ पे -1 दे दीजिए। इफ़ यू वांट टू अलाउ ओनली 5, 6, 10, 15, 20 लिंक्स, देन जस्ट डिफाइन द नंबर। नाउ इफ़ यू वांट टू सेट MySQL डिफ़ॉल्ट्स, लाइक MySQL की डिफ़ॉल्ट पोर्ट 3306 होती है, बट अगर आप उसके अलावा कोई और पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन डिफाइन दैट वी वांट टू यूज़ दिस पोर्ट एज बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट सॉकेट, if you want to use something else you can define that socket also. डिफ़ॉल्ट होस्ट, अगर आपके सिस्टम में MySQL नहीं है, MySQL किसी दूसरे सर्वर पे रख के यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन डिफाइन हियर MySQL default underscore host. In the same way, default user you can define and default password you can define. अगर डिफ़ॉल्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपने डिफ़ाइन कर दिया तो इस पर जो भी साइटें होंगी, अगर वो बिना यूज़र के MySQL कनेक्ट फंक्शन यूज़ करती हैं तो दे विल गेट कनेक्टेड टू द सर्वर दैट इज़ मैंशनड हियर, एंड जिसके क्रेडेंशियल्स आपने यहाँ मेंशन कर दिए। इसी तरीके से MySQL IE एक्सटेंशन के लिए भी सारी सेटिंग्स आप ऐसे ही दे सकते हैं, पोस्टग्रीज के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नाउ there are so many extensions and for each extension you can give all these things. Now come to session. Session आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, that you can define that you want to save it in files or in database. Okay. अगर आप फाइल का पाथ भी स्पेसिफाई करना चाहते हो कि नहीं मेरा सेशन जो है वो तो इसी फाइल के अंदर स्टोर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल /var/lib/php/session, इसके अंदर यहाँ पे हमने स्टोर किया है। सेशन को स्टोर करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई दूसरी जगह भी डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट इट विल बी देयर इन /var/lib. इट कैन बी देयर इन /session/temp और एनीवेयर वेर एवर यू वांट। आप अगर कुकीज़ अलाउ कर रहे हैं तो सेशन के साथ कुकी यूज़ होगी, अदरवाइज सेशन के साथ कुकीज़ नहीं यूज़ होंगी। सेशन की जो डिफ़ॉल्ट कुकी होगी दैट मीन्स सेशन का अपना आइडेंटिफिकेशन, आप उसका नाम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हियर PHP सेशन ID इज़ डिफ़ॉल्ट नेम फॉर PHP सेशंस। नाउ अगर आप सेशन कुकी का लाइफ टाइम डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि भाई ये 30 सेकेंड तक रहेगा या 2 दिन तक रहेगा, तो दैट यू कैन डिफ़ाइन हियर इन नंबर ऑफ़ सेकेंड्स, ठीक है। अगर आप ये लाइफ टाइम नहीं डिफ़ाइन करते हैं तो जैसे ही ब्राउज़र फर्स्ट टाइम क्लोज़ होगा ऑटोमेटिकली आपका सेशन क्लोज़ हो जाएगा। आप सेशन के साथ डिफ़ाइन करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक डोमेन कि दिस विल बी ओनली अवेलेबल फ्रॉम फॉर दिस डोमेन ओनली एंड फॉर अदर डोमेन्स इट विल बी डिफरेंट, तो यहाँ पे आप डोमेन डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपकी साइट से अगर एक से ज़्यादा वेबसाइट आपके कंप्यूटर से एक से ज़्यादा वेबसाइट्स चलती हों देन यू कैन डू दिस थिंग। कुकीज़ अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि केवल HTTP मेथड के लिए ही हो तो आप इसे ऑन कर दीजिए, अदरवाइज़ इसे ब्लैंक रहने दीजिए।
ना सेशन का अगर आप मैक्सिमम लाइफ टाइम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डिफ़ाइन कि अगर आप कॉन्टीन्यूटी में 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे लॉगिन रहेंगे तो उसके बाद से फिर हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली बैंकिंग साइट्स के ऊपर इसको 15 मिनट डिफ़ाइन किया जाता है। No, session cache is basically a place where you can cache the session. सेशन को मेमोरी में रख सकते हैं टेम्परेरीली। अगर आप इसे कैशे करना चाहते हैं तो कैशे लिमिटर को डिफ़ाइन कीजिए कि हाँ ठीक है कैशे करना चाहते हैं, दैट मीन्स येस, ठीक है। एंड देन यू हैव टू डिफ़ाइन दैट कैशे कितनी देर में एक्सपायर होगा, ठीक है। नाउ if suppose you want to use some specific hash function like md5 or some other method, then you can define here the hash function कि सेशन जो है किसी खास हैश फंक्शन के साथ एनक्रिप्ट करके रखा जाए, ठीक है। और हैश फंक्शन अगर आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पर नंबर ऑफ हैश बिट्स पर कैरेक्टर क्या यूज़ होंगी, दैट यू कैन डिफाइन। नाउ URL रीराइटर आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स अगर आप ए के साथ href यूज़ कर रहे हैं या एरिया के साथ या फ्रेम के साथ सोर्स यूज़ कर रहे हैं, इनपुट के साथ सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सो इनके URL अगर आप सेशन के हेल्प से रीराइट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद Microsoft SQL, you can define settings of that. You can use some other tools also like EXIF is there, then GD is there. GD is used for image manipulation techniques. So you can use different libraries available and you can configure all of them from here. Now there is another configuration file that is called httpd.conf. We'll discuss this file in next part of the session. That's all for now. Thank you.